आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था, डिटरमिनेंट को कैसे उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया था हमने। माइनर उसका क्या होता है या फिर कोफैक्टर क्या होता है, वो दोनों चीज़ें हमने देख ली थी। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो इतनी मैं बोलूँगा नहीं कि आपके लिए बहुत भारी भरकम चीज़ थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चैप्टर है जो आप बोल सकते हो कि पूरे अगर सिलेबस में देखा जाए तो सबसे इजी चैप्टर अगर मैं बोला जाऊँ जिसमें स्कोर कर सकते हो, अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, तो वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही होंगे। ठीक है। और दूसरा एक आता है प्रोबेबिलिटी, वो भी एक है। और वहाँ भी कितने लोगों का कभी कभी कुछ लोगों का लॉजिक नहीं चलता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग अच्छे से डील कर लेते हैं इसको। और दूसरी बात अगर बताऊँ मैं तो कल मैंने आपको एक्सरसाइज एक सॉल्व करने को दिया था 4.1 को, तो मुझे नहीं लग रहा कोई किसी को कुछ दिक्कत आई होगी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज था, हर किसी ने ये सॉल्व कर ही लिया होगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट के रिलेटेड, तो उसको हम देखने वाले हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बोलूँगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, सभी बारी बारी से करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं ले लेता हूँ इसी केस में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी, वो है सिंपल। कल का कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सबको आ गया है? अगर दिक्कत है तो आपको बस मेरा नंबर है ही, सिंपल से आप मुझे बस कॉल करिए, पूछ लीजिए। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम। फर्स्ट लिख दो, लिख लो पहले, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिख लो। वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है अगर आप किसी डिटरमिनेंट, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ 1 1 2 0 4, सो 0 ले लेते हैं 0 1 3, फिर मेरे पास है 4 1 1। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट की बात करूँ, मुझे क्या करना है? सिंपल से जो रो है उसको इंटरचेंज करना है किसके साथ? कॉलम के साथ। क्या करना है? रो है इसके साथ इंटरचेंज करना है कॉलम के साथ। पहले तो इसका मुझे ये बता दो डिटरमिनेंट क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट? पहले मैं 1 से निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 से निकालोगे तो 1 × 1 माइनस 1 × 3, तो 1 - 3 क्या होगा? -2। फिर क्या आएगा? -1, अंदर क्या आएगा? -1, 0 × 1 0, -12 क्या आएगा? -12 प्लस क्या आएगा? 2, तो वहां पर क्या आएगा? -4, 2 और -4। तो आंसर क्या बनेगा वो बताओ? -2 + 12 -8। क्या आंसर आ रहा है आपका? +2। क्या आंसर आया? +2 आ रहा है। तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करता हूँ। मतलब सभी रो को मैं क्या लिख देता हूँ? कॉलम के फॉर्म में लिखता हूँ। जैसे कि 1 1 2 क्या है? रो है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 1 1 2 को कॉलम में लिखूंगा। जैसे यहाँ पर क्या है? 0 1 3 रो में है, तो मैं इसको क्या लिख दूं? कॉलम में लिख दूं। फिर 4 1 1 क्या है? रो में है, तो इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। जैसे ये किया, आप तो बस चेक करोगे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से आंसर निकाल सकता हूँ मैं। 1 अंदर क्या आएगा? 1 - 3, तो -2। 0 का कुछ चेक करना है? 0 का तो कुछ चेक करते ही नहीं ना, मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। 4 का चेक करो तो 3 - 2, 4 का क्या आएगा? 3 - 2, तो आंसर क्या आ रहा है? -2 + 4 = 2। तो आपका आंसर दोनों केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो मैं क्या बताना चाहता था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी कब? कि जब आप रो को कॉलम में चेंज करते हो या कॉलम को रो में चेंज करते हो, कोई भी हो। मैं कॉलम को रो में चेंज करूँ या रो को कॉलम में, तीनों कॉलम और तीनों रो की बात कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। तो जब भी आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो, उस केस में आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहती है? अनचेंज रहती है, सेम रहती है। ठीक है। सेकंड नंबर लिख दो, सेकंड नंबर लिखो। जो सेकंड नंबर है, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, देखो मैं लिखवा रहा हूँ, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम आर इंटरचेंज, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जाए, इफ 2 rows or 2 columns are interchanged, then sign of determinant is changed, then sign of determinant is changed। क्या होगा? डिटरमिनेंट की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये दूसरा केस ले रहे हैं, इक्वल टू 2 है ना। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, R1 को रिप्लेस करता हूँ R2 से। सपोज करो आपने क्या किया, किसी रो को R1 और R2 को एक दूसरे में चेंज कर दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बताओ? 0 1 3 ऊपर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? 1 1 2 नीचे आ जाएगा, और 4 1 1 तो है।
चलो इसका आंसर निकालो क्या आएगा। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। 0 0 के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, हमें 0 ही देगा। फिर -1 तो अंदर क्या बचेगा 1 -8 क्या बचेगा 1 -8 मतलब -7। फिर 3 रखो तो 1 -3 3 रखो तो क्या मिलेगा 1 -4 सॉरी मतलब -3 मिलेगा। तो आंसर क्या आ रहा है वो चेक कर लो। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है +7, यहाँ पर क्या आ रहा है +7 और यहाँ पर क्या आ रहा है -9। तो आंसर आपका आ रहा है -2। अब देख सकते हो कि साइन क्या हो गई 2 से -2 हो गई। कब हुई? जब मैंने रो को चेंज किया। आप चेक कर सकते हो अपने नोट्स में। आप क्या करो कॉलम को चेंज कर दो, C1 को C2 से चेंज करो तो क्या लिख सकता हूं मैं 111 104 और 231। तब इसका आंसर निकालना -2 ही आएगा। क्या आएगा -2 ही आएगा। या तो आप किसी दो रो को इंटरचेंज करते हो या तो दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, उस केस में अपने साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं आगे। दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली है क्या है, अगर सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा डिटरमिनेंट सेम टू सेम रहेगा। अगर दो रो और दो कॉलम को अंदर अंदर इंटरचेंज किया जाए तो क्या होता है -2 आंसर मतलब कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो जल्दी से लिख लो। चलो थर्ड देख लेते हैं, लिखो थर्ड। If all the elements in row if all the elements in row if all the elements in row or in column if all the elements in row or in column are zero then the value of determinant will be 0 then value of determinant will be 0। अगर मुझे क्या दिया है ABC 0 0 0 DEF is equal to 0, या तो चलो मैं लिखवा लूं पहले। हाँ, if all the elements in row or in column are 0 then value of determinant will be 0 then value of determinant will be 0। अगर मुझे यहाँ पर ऐसी चीज दी है उस केस में भी क्या होगा आंसर 0 आएगा। मतलब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आपको 3 0 दिख जाए, 3 0 दिख जाए मतलब पूरी रो में जो एलिमेंट्स है वो सभी 0 हैं या पूरी कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो भी 0 हैं, तो उस केस में आप एक चीज बता सकते हो वो क्या है कि दोनों का डिटरमिनेंट जो है वो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा डिटरमिनेंट 0 होगा। तो ये जल्दी से लिख लो, बहुत ही काम की चीज है वैसे। हाँ ये सब चीजें ऐसे देखने जाने है काम याद होना चाहिए बट ऐसा इतना भारी भरकम काम लेके नहीं घूमता है। If any two rows or two columns are identical, देखो फोर्थ लिखो, if any two rows or two columns are identical, if any two rows or column are identical, then the value of determinant will be 0 then value of determinant will be 0। अगर इसी की बात करूं तो अगर ऐसा दिया है मुझे ठीक है, अगर मुझे क्या दे दिया है दो, ये जो दो चीजें कौन सी दो आइडेंटिकल है तो इसका आंसर तो निकालो क्या आता है देखते हैं। 4 लोगे तो क्या आएगा 1 -3 तो -2, फिर -1 लूंगा तो क्या आएगा 0 × 1 और -12 तो 0 -12 तो -12 आएगा। +1 के एम पे क्या आएगा 0 -4 तो -4 लिखूंगा। तो आंसर क्या आ रहा है -8 + 12 -4 = 0। तो उस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहाँ पर आप खुद चेक कर लेना, यहाँ पर आप खुद चेक कर लेना। तो दोनों केस में अगर आप क्या करते हो रो को दो रो सेम है, यहाँ पर दो रो कौन सी सेम है 4 1 1 4 1 1, यहाँ पर दो कॉलम कौन से सेम है 1 0 4 1 0 4, तो दोनों केस में आपका जो डिटरमिनेंट है वो क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। क्या बनने वाला है 0 बनने वाला है। बहुत धीरे धीरे तरीके से अच्छे से नोट्स बनाते बनाते हम जा रहे हैं ना, सही से लिखते जाना आप। चलो फिफ्थ आया फिफ्थ ना, if any two rows or columns are proportionate then also value of determinant equals to 0। लिख लो ये, if any two rows or columns are proportionate, proportionate मतलब समझते हो ना। अगर मैं बोलूं ये 4 1 था 4 1 1 था, मैंने क्या कर दिया इसको 8 2 2 कर दिया, तो क्या है यही रो है बट ऐसा है कि 2 से मल्टीप्लाई करके दिया है। सेम रो है बट क्या है 2 से मल्टीप्लाई करके दिया है। तो ये अगर इन दोनों की एक दूसरे के क्या हो प्रोपोर्शनेट हो
तो उस केस में भी आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो फिर से स्टेटमेंट लिख लो अगर नहीं लिखा तो, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स आर proportionate then also value of determinant equals to 0, then also value of determinant equals to 0। ठीक है, हो गया। चलो 6 लिखो, if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column is multiplied by are multiplied by some constant k, are multiplied by some constant k, then value of determinant will become k times, then value of determinant will becomes k times। if all the elements of any row or column are multiplied by constant k, then value of determinant will become k times। क्या बोलना चाहते हैं, अगर मैं देखो ये वाला हमारे पास है ना डिटरमिनेंट कितना है, 2 है। अगर इसे किसी एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 2 से लेते हैं, 5 से ले लेते, चलो तो ये क्या लिखा जाएगा, 5 5 और 10। मैंने क्या किया, R1 को क्या कर दिया, 5 R1, ऐसा लिखा जाता है। R1 को मैंने क्या किया, 5 R1 मतलब 5 R1 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि R1 को चेंज करके क्या लिखो, 5 R1। तो मैंने क्या किया, 5 5 10 लिख दिया, नीचे का तो जिस वही रहेगा। अब इसका आंसर निकालो, क्या आएगा, 5 ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या आया, जरा -2 ही आएगा, -5 अंदर क्या आएगा, -12, फिर 10 अंदर क्या आएगा, -4। तो आंसर क्या आने वाला है बताओ, -10 + 60, यहाँ पर क्या आएगा, -40। तो आंसर क्या आ रहा है, 10 + 10 मतलब क्या हुआ, 2 × 5। तो हमने यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया था, 5 से। तो डिटरमिनेंट भी कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 5 से। तो क्या बोलना चाहते थे कि कभी किसी भी रो को आप क्या करते हो, किसी भी रो को, एनी रो और एनी कॉलम, कॉलम भी ले सकते हो, किसी भी k कांस्टेंट से अगर आपने इसको k 5 की जगह पे k एज्यूम किया होता तो k करते, तो यहाँ भी आंसर क्या आता, 2k आता। किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा डिटरमिनेंट जो है वो कितने तक मल्टीप्लाई हो जाता है, k से। आप यहाँ से खुद से भी चेक कर सकते हो, 208 लेके यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल लेना, क्या इसका आंसर 4 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं रो के लिए आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप कॉलम के लिए वही चीज सेम अपने खुद से भी तैयारी कर सकते हो। अपनी नोट्स अच्छी बनाने के लिए लिखवा रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं इसका, क्या इसका जरूरत नहीं है, बट हमारी नोट्स अच्छी बने इसके लिए मैं ये लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो लिख लो, चलिए अब मेरे पास कौन सा है, इफ ऑल एलिमेंट्स, वो तो हो गया, विल बिकम 7th नंबर है ना, ओके। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रोज और कॉलम्स इनटू गिवन रो और कॉलम। सही से लिखना, ठीक है, बहुत काम की चीज है, पर सही से लिखना। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, देखो मैं लिखवा रहा हूं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द, by adding or subtracting, the value of determinant is unchanged by adding or subtracting the multiple of any rows or column, the multiple of any rows or column, the multiple of any rows or column into given row or column, into given row or column, into given row or column। अब देखो बहुत ही काम की चीज है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही काम की चीज। आप अभी तक जितनी भी चीजें सीखे ना, वो शायद से काम की ना हो, क्या हो मुझे नहीं पता, पर ये चीज जो आई ना एकदम जबरदस्त चीज आई है। यहाँ पर अगर आपका ध्यान भटका ना, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी मिस करोगे चीज। देखो क्या बोलना चाहता है, पहले सुनो। उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड इफ एनी रो ऑफ कॉलम, मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इन गिवन रो। अगर मैं यहाँ से किसी भी एक रो को मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ एक रो को, जैसे इसमें रो मैंने 2 ले ली, रो 2 ले ली, इस रो 2 में से, इस रो 2 में से, ओके, मतलब एनी 2 रो है ना, मतलब इसके अलावा जो रो हैं उसके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, उसको किसी भी के साथ गुण सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर से आप उसका मल्टीप्लिकेशन करो।
और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, जैसे मैंने बोला कि अल्फा R1 से मैंने ऐड किया, मतलब इसमें अल्फा R1 मतलब क्या है, क्योंकि R1 जो रो है ना, R1 जो रो है उसको मैंने अल्फा जितना मल्टीप्लाई किया और उसमें ऐड किया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो भी बीटा R2 बीटा R3, क्योंकि R2 तो है ना, उसमें तो हम R2 को ही मल्टीप्लाई करके नहीं डाल सकते, समझ रहे हो। तो हमें R2 में डालने के लिए R1 और R3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं इसको ही C3 के लिए लिखता तो C3 तो इधर फिक्स हो जाता, फिर मैं क्या करता, तो प्लस अल्फा C1 माइनस बीटा C2 डाल सकता था। तो इसी तरीके से आप अगर कुछ भी चेंज करते हो किसमें, अपने डिटरमिनेंट में, तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता और ये बहुत काम की चीज है। जैसे मैं अभी बताऊं, इसमें अगर मुझे एक ऑपरेशन करना है, जैसे कि ऑपरेशन क्या करना है, ये वाले केस में ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 माइनस 2R1 प्लस 3R3। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R2 के ऑपरेशन लगा रहा हूं कि R2 माइनस 2R1 प्लस 3R3। तो R2 ही नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1। पहले R1 R3 को चेंज कर रहा हूं क्या, मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो लिख दूं, मैं लिख दो 1 1 2 और 4 1 1। चलो इधर क्या है, 0 0 माइनस 2R1, तो 2R1 में कौन है, 1 है। 0 माइनस 2 प्लस 3 into 4 12, 0 माइनस 2 प्लस 12 क्या आएगा, प्लस 10 आएगा। फिर चलो सेकंड में देखो, तो 1 है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 प्लस 3 क्या आएगा, प्लस 2। फिर क्या आएगा, 3 माइनस 4 प्लस 3, 3 माइनस 4 प्लस 3 क्या आएगा, वापस से 2 आएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये बताओ, हमें तो आंसर 2 लाना है, इतना बताना मुझे क्या आएगा। 1 को रहने दो, 2 into 1 माइनस 2, तो अंदर 0 आ गया। फिर माइनस 1 के लिए क्या आंसर आया, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8। और दूसरा 2 के लिए क्या आंसर आया, 10 माइनस 8 प्लस 2, 10 माइनस 8। तो इधर आंसर आ रहा है 0, इधर आंसर है माइनस माइनस या प्लस 2, हाँ माइनस 2 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, प्लस 2 अंदर ब्रैकेट में प्लस 2, तो आंसर आ रहा है माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या है, अनचेंज्ड है। कहने का मतलब मैं किसी भी रो का बाकी जो 2 रो बचती है उसका मल्टीप्लाई करके, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, बट वो तीनों एलिमेंट को करोगे आप, तीनों एलिमेंट जो है ना उसके, उसी पूरे रो को करना है हमें। वैसे ही कॉलम के लिए भी कर सकता था, आप ये ट्राई करो, C3 माइनस C1 माइनस C2, किसके लिए, C3 के लिए। C3 को कैसे चेंज किया आपने, C3 माइनस C1 माइनस C2, मतलब मैंने 1 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। डिटरमिनेंट फिर भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट सेम ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। समझ में आया ये चीज। चलो मुझे कितने, मैं अभी आपको कुछ आपके सामने कुछ ऑपरेशन लिखता हूँ, आप मुझे बताना वो ऑपरेशन सच है या नहीं है, क्या पॉसिबल है कि नहीं है। जो ऑपरेशन में लिख रहा हूँ, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करते हैं ना, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, तो आपको बताना है कि वो ऑपरेशन सच है या नहीं है। चलो देखते हैं। पहला ऑपरेशन है मेरे पास R1 माइनस R1 प्लस R2, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ सही क्या है गलत क्या है। आप तो अपने हिसाब से सच और गलत बताते जाओ। चलो इतने दे, चलो ये कितने लोगों ने लिख लिया है, पहले ये लिख लो फिर उसके बाद में बात करता हूँ। मैं आपके पास टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको 1 आध मिनट टाइम देता हूँ, आप सॉल्व कर दो, बताओ इसमें से कितने ऑपरेशन पॉसिबल है, कितने ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं, सोचो इसके ऊपर। चलो तो पहला बताओ R1 क्या है, R1 को क्या करना है, माइनस R1। और जैसे ही आपको पता है किसी भी रो को आपने R1 को रिप्लेस करने का सोचा है ना, R1 को आप चेंज करते हो तो उसमें R1 का कुछ नहीं कर सकते, R1 को आपको R1 ही रखना है, पहली बात R1 को तो R1 ही रखना है, इसमें कुछ और दूसरी रो को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहला केस R1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि उस केस में तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमें तो वही ऑपरेशन चाहिए जहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहे, तो ये वाला ऑपरेशन नहीं चलेगा भाई। चलो ये बताओ R2 तो देखो 1/2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी नहीं चलेगा, सेम ही चीज थी दोनों में। C1 जो है उसमें C1 सही से रखा है तो हाँ ये सही है, देख लो। फिर 2C2, हाँ तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। C3 को -1 से ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड किया, या फिर आप बोलो 1 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये पूरा डन है, तो इसको मैं सही बोलूंगा। चलो C3 को 2C1, मतलब इसमें क्या हुआ, C3 कॉलम है मतलब वो कुछ मतलब नहीं रखता, ये तो ये बोल रहा है C3 कॉलम को क्या करना है, 2C1 करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी ऑपरेशन गलत है। फिर यहाँ पर बोलो R1 और ये तो R2 है, फिर R1 आ गया, पर R1 किसके साथ मल्टीप्लाई है, -1 के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये क्या होता, अगर ये ऐसा होता R1 R2 प्लस R1 प्लस R3 तो क्या बोलते आप, तो सच बोलता। क्यों? क्योंकि R1 अकेला है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होके नहीं बैठा है, तो उस केस में आंसर सही होता। बट ये ऊपर वाले केस में तो माइनस से मल्टीप्लाइड है, तो उस केस में ऑपरेशन सही नहीं है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, या तो फिर वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। जो राइट की है उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है सही से? तो जल्दी से पहले तो ये लिख लो, फिर हम उसके आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है समेशन प्रॉपर्टी। Summation property. If elements of any roots, sorry, not roots, rows. If element of any rows, if element of any rows are sum of R elements, are element of if elements of any row, if elements of any row are sum of R elements, क्या है, R elements के sum है, then determinant can be expressed as a sum of R determinants. इसकी अगर बात करो तो ये क्या बताना चाहता है, अगर मेरे पास ऐसा कोई डिटरमिनेंट है जहां पर a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड और नीचे क्या दिया है d, e, f, g, h, i, तो यही डिटरमिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में अलग अलग कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, a b c को क्या लिख सकता हूँ, a b c d e f g h i, या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ वैसे ही एक्स वाई जेड, नीचे क्या आएगा डी ई एफ, ये तो कॉमन रहेंगे। तो कितने लोगों को समझ में आया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आया बताओ, है ना? तो क्या करना है, सिर्फ ऐसे तीनों प्लस है तो पॉसिबल है, तीनों माइनस है तब भी पॉसिबल है, बट ऐसा एक प्लस है एक माइनस एक प्लस है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तीनों प्लस है तो पॉसिबल है, तीनों नेगेटिव है मतलब माइनस है तब भी पॉसिबल है, बट अगर एक प्लस है एक माइनस है तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? चलो तो ये आपका क्या हो गया कि अगर दो समेशन में हमें किसी भी एनी रो, मतलब ये दो रो है, मतलब पहली रो है जिसके ऊपर क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, तो हमने उसको दो डिटरमिनेंट में लिख दिया। अगर क्या होता कल जाके ऐसा हो जाता हमारे पास, क्या हो जाता हमारे पास आ जाता इस तरीके के a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, नीचे क्या आ जाता d प्लस p, e प्लस क्यू, c प्लस आर, f प्लस आर, और नीचे आ जाता आपके अल्फा बीटा और गामा ले लो, आसान होगा, अल्फा बीटा
गामा, नीचे आ जाता है आपका GHI। तो इस केस को आप कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों साथ में नहीं करते, दोनों क्या करते हैं, पहले एक को तोड़ते हैं। तो एक को तोड़ते ही आपको क्या मिल जाता है ये बताओ। एक को तोड़ते ही आपको मिल जाता है ABC, नीचे क्या मिल जाता है D प्लस अल्फा, E प्लस बीटा और क्या हो जाता है F प्लस गामा। नीचे तो GHI सेम ही रहेगा। फिर प्लस में इधर क्या लिखते हैं X Y Z, फिर यहाँ पर क्या आता D प्लस अल्फा, E प्लस बीटा और F प्लस गामा। नीचे क्या था GHI कॉमन। अब बताओ अब इसका क्या होगा? तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसके कितने पार्ट्स होंगे, वापस से 2, और इसके भी क्या होंगे 2 पार्ट्स। तो जल्दी से मुझे एक पार्ट बताओ, जल्दी से दूसरे पार्ट बताओ। तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला पार्ट बताओ क्या आएगा, A B C। दूसरा पार्ट क्या आएगा, नीचे D E F G H I। तो A B C G H I तो सेम रहेंगे, जो बीच में बचेगा वो आएगा अल्फा बीटा गामा। चलो यहाँ पर बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पर X Y Z आ जाएगा ऊपर, नीचे A B C और नॉट A B C D E F ना, D E F, नीचे क्या आएगा G H I। फिर यहाँ पर X Y Z तो कॉमन है, बीच में क्या आएगा अल्फा बीटा और गामा और नीचे G H I। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें से कितने केस बने, 4 केस बने। अगर इस तीसरे वाले में भी क्या होता, G प्लस समथिंग H प्लस समथिंग और I प्लस समथिंग होता, तो कितने केस बनते हैं बता सकते हो कोई? अगर तीसरे वाले में भी केस होते हैं तो कितने केस बनते हैं, 6। कितने लोग बोल रहे हैं 6 होंगे? चलो गलत बोल रहे हैं, क्यों 8 होते हैं? क्यों 8 होते हैं मैं बताता हूँ। चलो अभी आपने सोचा कि यहाँ पर G नहीं है, कुछ और है। G की जगह पर क्या है, G प्लस क्या बोल सकते हैं, G प्लस P ले लो, H प्लस Q ले लो, I प्लस R, ऐसा होता। तो G प्लस P यहाँ भी लिखा जाता, H प्लस Q यहाँ भी लिखा जाता, I प्लस R यहाँ भी लिखा जाता। तो जहाँ पर GHI है वो सब जगह पे क्या लिखा जाता है, G प्लस P H प्लस Q I प्लस R। तो इसके कितने हो जाएंगे 2 पार्ट्स, इसके कितने हो जाएंगे 2 पार्ट्स, इसके भी कितने पार्ट 2 पार्ट्स, इसके कितने पार्ट 2 पार्ट्स। तो कितने लोगों के 2 पार्ट्स हुए, 1 2 3 4, तो मतलब टोटल 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पर हमें ऐसे 8 खोलने भी पड़ेंगे। बहुत सारे केसेस आएंगे जहां पर हमें 8 खोलने भी पड़ेंगे। आसान सा आंसर मिल जाएगा बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आंसर आसानी से आ जाएगा बट हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। चलो पहले कितने लोगों को ये समझ में आ गया ये बताओ। आ गया है, 8 प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। ठीक है, इसका अप्लाई कैसे करना है हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। जल्दी से पहले तो इसको लिख लो सही से। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेंगे देखने को, जो डिटरमिनेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ज्योमेट्री के भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत बाकी के भी हो सकते हैं। पहले हम उसको धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं, जैसे कि क्या आपकी बोर्ड की एक्सरसाइज आप आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are क्या है, उसके वर्टाइसेस हैं आपके पास 4 5 3 2 0 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, so that A B plus C B plus C C A plus B are collinear। चलो कितने लोगों को एरिया तो फाइंड करना आता है ना, 10th में पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर ये कोलिनियर कब, जब एरिया आपका 0 है तो कोलिनियर, सिंपल सा फंडा है। थर्ड जो क्वेश्चन है, यूजिंग डिटरमिनेंट फ्रॉम इक्वेशन
using determinant from an equation of straight line passing through 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मेरे पास बनते हैं, इसको मुझे करना है और आपकी एक्सरसाइज में भी ये कहीं ना कहीं दिख जाएगी आपको। तो पहला काम है एरिया फाइंड करना। एरिया क्या होता है? 1/2। जो भी आंसर आता है वो याद रखना कैसे होता है, मोड में होता है, मतलब पॉजिटिव आंसर लेना है हमें। अंदर डिटरमिनेंट आएगा, डिटरमिनेंट क्या काम करेगा? फिर तो 1 1 1 रख दो और इधर अपने क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? 4 5, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 3 2, तीसरा क्या है? 0 4। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे तो आसान होगा ये बताओ। 1/2 तो हो गया, अंदर 0 वाला लूंगा तो आसान होगा। 0 वाला लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? आप नीचे का भी ले सकते हो 0 4 1, तो 0 4 1 ले लो। चलो 0 लोगे तो करने की जरूरत नहीं है। फिर ये क्या आएगा? -4, अंदर क्या बचेगा? -4 लेते ही 4 × 1 -3, 4 -3, फिर +1 आएगा तो क्या बचेगा? 4 × 2 8 -15, 8 -15। आंसर क्या रहा है वो बताओ। 1/2, ये 0 हो गया, -4 × -1 या +1 तो -4 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? +1 -7। तो आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? -11/2 आ रहा है। पर आपको क्या लेना है? इसका मोड लेना है। तो आंसर क्या आएगा? 11/2। क्या आंसर आ रहा है? 11/2। कितने लोगों को समझ में आया कैसा है, क्या फॉर्मूला इसका? तो फॉर्मूला कुछ नहीं, सिंपल सा x1 y1 1, x2 y2 2, 1, x3 y3 1, है ना। तो यही फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक जो फेमस तरीका है वो ये है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और वापस से x1 y1। ठीक है, अब इसका आंसर निकालोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। चलो देखते हैं एक बार निकाल के क्या आंसर आता है। x1 y1 क्या है ये बताओ? 4 5, फिर क्या है? 3 2, फिर क्या है? 0 4 और 4 5। आपको क्या करना है? ये वाले लेने हैं, फिर ये वाले माइनस करने हैं। प्लस वाले क्या है ये बताओ जल्दी से। 1/2 तो आ गया, प्लस वाले क्या है? 8 + 12 + 0, माइनस क्या है? 15 -0 -16। क्या आंसर आएगा? 12 + 8 क्या आ रहा है? 12 + 8 क्या आएगा? 20 और 15 × 16 क्या आएगा? -31। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? -11/2। क्या आएगा? -11/2 और -11/2 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 11/2, है ना। तो ये तरीका है हमारा क्या है? ट्रायंगल का क्या निकालने का? एरिया निकालने का। अब जो सेकंड लिखा है वो क्या बता रहा है कि आपके पास 3 वर्टाइसिस है A B C और तीनों वर्टाइसिस का जब एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप क्या बोल दोगे कि वो तीनों क्या है? कोलिनियर। तो आपको वही चीज, यही चीज रिपीट करनी है, बट किसके साथ करनी है? ये जो वर्टाइसिस दूसरे दिए हैं उसके साथ। पहले तो आप ये लिख लो अगर नहीं लिखा है तो कितने लोग हैं जो एरिया वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है। चलो लिख लो। दोनों मेथड दिखा दिए ना आपको। नीचे वाली मेथड मत यूज करना बोर्ड में, ऊपर वाली मेथड बोर्ड में यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जो एरिया वो है वो क्या होगा? तो कि a b + c 1, b a + c 1 और c a + b 1। क्या कर सकते हैं बताओ? इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ। आंसर तो आपको पता है 0 आना है, क्यों? बोला है कोलिनियर है। तो आपको तो बताना है कैसे आएगा, बस कैसे ला सकते हैं। चलो थोड़ा दिमाग लगाओ। कितने लोग दिमाग लगा पाए? सर एक काम करो ना, अगर इन दोनों का एडिशन करता हूं मैं, क्या करता हूं? C1 को क्या करता हूं? C1 + C2 करता हूं, तो क्या दिखेगा ये बताओ जल्दी से। क्या दिखेगा? A + B + C। इधर क्या दिखेगा? इधर भी A + B + C। इधर भी क्या दिखेगा? A + B + C। और ये जो भी है रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और जैसे ही आपने A + B + C को क्या कर दिया? इस कॉलम में से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। कॉमन कैसे ले सकते हो? कॉमन लेते ही आपको एक रो या कॉलम में से कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने पहली कॉलम में से कॉमन लिया, तो क्या बचा है यहाँ पर? 1 1 1, B + C, A + C, A + B 1 1 1। आपको पता है अगर दो आइडेंटिकल कॉलम आ गया तो आंसर क्या हो सकता है इसका? 0।
क्या आंसर हो जाएगा 0। दो आइडेंटिकल कॉलम आ गए इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो C1 में से C3 को माइनस कर सकते हो, तब भी आपका आंसर 0 हो जाता। तो कितने लोगों को समझ में आया ये कैसे हो सकता है? क्या आंसर आया 0। 0 आना मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया 0, मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? लीनियर फॉर्म में है, कोलिनियर। ठीक है, लिख लो। चलिए, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है? तो कि x1 x2 y1 y2 क्या है? यही फॉर्मूला है। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है। x1 y1 x2 y2 क्या है? दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या दिए हैं? 3 4 5 6। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? x y 1 नीचे इधर क्या आएगा? 3 4 1 5 6 1 इज इक्वल टू 0। तो x को x रखने तो इधर क्या आएगा आंसर बताओ? 4 - 6 तो -2 आ गया। माइनस वाई ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 × 1 -5 तो -2 प्लस 1 अंदर क्या आएगा? +1 करते ही 3 × 6 18 -20 -2 इज इक्वल टू 0। चलो y में क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? -2x प्लस 2y -2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल कर सकते हैं तीनों में से है, तो क्या बचेगा? x - y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? -2, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं x - y + 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी तरीका अपनाओ, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। कोई बंदा इसको y को x + 2 भी बोल सकता है, y को x + 2 भी बोल सकता है। आज जिस तरीके से बताना चाहो उस तरीके से, बट तरीका क्या है? तो इसको ढूंढने का तरीका ये वाला फॉर्मूला है, लगाना है। सिंपल ये फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो, आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आपको बोर्ड के बुक में मिल जाए, एक्सरसाइज में आप ढूंढोगे तो कहीं भी मिल जाए, आप तीनों के क्वेश्चंस जो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सॉल्व कर लोगे ना? सिंपल है। चलो ठीक है, लिख लो जल्दी से। देखो ये बहुत क्वेश्चंस वाला चैप्टर है, लंबे क्वेश्चंस, मतलब लंबे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेशंस भी नहीं बोल सकता, पर बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे इसमें। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस डिटरमिनेंट ही हम सॉल्व करने वाले हैं। अभी आगे जो भी आएगा वो ज़्यादातर डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना होगा, तो मैं डिटरमिनेंट लिखूंगा। आपका सिंपल काम क्या है, मैं जब भी बोलूँ कि आपको सॉल्व करना शुरू करना है, आपको सिंपली वीडियो पोस्ट कर देना। क्या करना है, सही से समझो। देखो समझो, क्या 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, बट ये 1.5 घंटे का ऐसे एज्यूम करके चलो। आपको क्या करना है, जैसे मैंने डिटरमिनेंट लिखा, मैं बोलूंगा कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ, तो उतने टाइम के लिए आपको वो वीडियो पोस्ट कर देना है और वो खुद से ट्राई करना है अपने घर पे, जहाँ पे भी आप बैठ के ये देख रहे हो तमाम। खुद से ट्राई करो उस चीज को पहुंचने की, जो मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने की, उसको खुद से अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि ऐसा चैप्टर है जहाँ पर खुद का दिमाग खोलना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर बार यही स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, कहीं भी स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि मैं हाँ इस तरीके से तो इस तरीके से सॉल्व करूंगा, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसके सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं। उसको आप अगर जान लेते हो सभी तरीके, तो बारी बारी से आप कोई भी तरीका यूज करके कहीं ना कहीं से आंसर निकाल सकते हो सकता है कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही मेथड से आप आंसर ना निकालो, किसी और मेथड से निकाल लो, तो वो भी सही है। ये चैप्टर ही ऐसा है कि जरूरी नहीं है मेरा से भी दिमाग आपका ज्यादा फास्ट चल सकता है, इसमें और जल्दी से आप आंसर ला सकते हो जितना मैं नहीं ला सकता। ठीक है, तो मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखूं, मैं बोलूंगा कि चलो आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से करें। तो सिंपल से आपको वीडियो पोस्ट कर देना है, 1 मिनट का टाइम लेना है, खुद से सॉल्व करना है, समझ रहे हो?
चलो जल्दी से आ जाओ, हम बारी बारी से क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, धीरे से हल्के हल्के से ऊपर जाएंगे। चलो कितने लोग ये सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से? चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। वीडियो पोस्ट कर दो पहले तो 1 मिनट के लिए। वापस लिख दिया 41 51 चलो ये अलग सॉल्व किया, कितने लोगों ने किया? क्या आंसर आ रहा है? 0। कितने लोगों का आ गया? कैसे आया सर? मैंने क्या किया, इसको इसमें से घटाया और इसको इसमें घटाया। या तो आप क्या करो, सिंपल सा बोलो तो इसको इसमें भी घटाओ, इसको भी इसमें भी घटाओ। जैसे कि मैं बोलूं R2 जो है मेरा, वो क्या करूंगा मैं, R2 को क्या करूंगा, R2 माइनस R1 करूंगा, और R3 को भी क्या करूंगा, R3 माइनस R1 करूंगा। दोनों में से R1 को माइनस करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? तो पहले देख लो 48 49 50 तो बैठा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आएगा ये बताओ? तो 51 वाले में क्या आ जाएगा? 3 3 3। नीचे क्या आ जाएगा? 6 6 और 6। कितने लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम है? अगर पहले में से 3 कॉमन ले लो, इधर से 3 कॉमन ले लो, इधर से 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 1 1 1 1 1। मतलब दोनों कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो ये प्रोपोर्शनेट भी है, प्रोपोर्शनेट भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वैसे ही 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर बोलो क्या कर सकते हैं सर? अगर देखा जाए तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें डाल सकते हैं, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? चलो डालते हैं, देखते हैं। तो C1 को क्या करेंगे? C1 माइनस 8 C3 करेंगे, तो बचता क्या है वो देखो। 41 माइनस 40 तो क्या बचेगा? 1। 79 माइनस 70 तो क्या बचेगा? 7। 29 माइनस 24 क्या बचेगा? 5। तो क्या बचेगा? 175। क्या हो गया? आइडेंटिकल हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 0। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? देख के समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए हो गया है दोनों। और एक क्वेश्चन दे दूं? 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक साथ साथ, 2 क्वेश्चन करते जाएंगे। किसी का क्या जल्दी हो जाए तो वो बैठा ना रहे, किसी और को देख सकते हैं। चलो मैं देख रहा हूँ अभी दूसरा क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा आप थोड़ा अपना। क्या कर सकते हैं? b माइनस सी, c माइनस ए, ए माइनस ना, c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। फिर हमारे पास दूसरा है सेवंथ क्वेश्चन आ गया। 7th या 6th क्वेश्चन होगा, आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी क्वेश्चन नंबर हो अपने आप से दे देना। दोनों के आंसर निकालो।
टाइम दे रहा हूं, करिए। चलो इधर क्या आएगा, क्या कर सकते हैं? तो सर एक चीज यहाँ पर नोटिस हो रही है कि सब रिपीट हो रहा है, साइकिल चल रही है। क्या है? साइकिल चल रही है। चलो अगर नोटिस कर रहे हो तो क्या नोटिस किया मैंने? नोटिस किया सर अगर इनका इनका और इनका सम कर दूं या तो फिर इनका इनका और इनका सम कर दूं तो दोनों वाले केस में आंसर जीरो हो रहा है। देख लो आप, इधर सम करके देखो, बी बी कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, सी सी कैंसिल आउट, तो सम करने में क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इधर भी हो रहा है जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो हो रहा है। तो आप दोनों चीज कर सकते हो। कोई एक बंदा ऐसा बोलेगा सर मैंने क्या किया, R1 को चेंज करके क्या कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। कोई बंदा बोलेगा सर मेरे को रो में मजा नहीं आता तो मैंने कॉलम को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों केस में आपको जीरो मिल जाएंगे। पहले ये वाला केस देखते हैं। तो मैंने R1 को क्या किया, R1 को R1 R2 R3 का सम कर दिया। तो R1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, B माइनस C प्लस A, एक दिखा रहा हूं, बाकी अपने आप सो जाएगा, A माइनस B, A प्लस, तो प्लस B, सॉरी सम करना है ना, माइनस थोड़ी करना है, सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो सम क्या होगा, तो कि B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। चलो दूसरा सम क्या होगा, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। तीसरे का सम A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A। और नीचे की जो चीज़ है वो तो सेम ही रहेगी, C माइनस A माइनस B, यहाँ पर क्या है A माइनस B B माइनस C, और यहाँ पर रहेगा B माइनस C माइनस C। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? A कैंसिल, B कैंसिल और C कैंसिल, तो आंसर जो भी आएगा जीरो आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, B A C जीरो, B C A जीरो। अब 3 जीरो है तो आंसर क्या बनेगा? जीरो। तो ज्यादातर केस में आंसर जीरो आ रहा है, बट हमें पता होना चाहिए वो कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी हो रही है ना, जो हमने ये किया, क्या किया हमने, ऑब्जर्व किया कि भाई तीनों का सम जो है ना जीरो हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन आपका भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब आप इसको ज्यादा सॉल्व करना शुरू करोगे ना तभी हो पाएगा वो। इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बताओ? इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो बताओ? सिंपल सा है। इसको अगर लिखा है A ब्रैकेट में B प्लस C, तो मैं इसको पढ़ूंगा क्या अपने हिसाब से? तो AB प्लस AC पढ़ूंगा ना। इसको क्या पढ़ूंगा? AC प्लस BC। तो कितने लोग समझ रहे हैं? अगर मैं इसका और इसका सम कर दूं, क्या इन ये कॉलम और ये कॉलम का सम कर दूं, तो AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ पर क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पर भी क्या आएगा? AC प्लस AB प्लस BC। कहने का तीनों में सेम आएंगे। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, या तो आप C2 को C2 प्लस C3 कर सकते हो, या तो C3 को C3 प्लस C2 कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब ये कर रहे हो तो इसको अप्लाई करो, तो क्या आएगा? 1 BC प्लस AB प्लस AC। हाँ पर ज्यादा लिखना होगा, इससे अच्छा आप काम करो, दूसरा वाला केस लो। दूसरा वाला केस क्या था? C3 को हम चेंज करते हैं, C3 को क्या करते हैं? C3 प्लस C2 करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 BC AC AB, ठीक से ही। तो अब इनको इनमें ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? AB प्लस AC प्लस BC। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AB प्लस AC या BC, AC प्लस BC जो भी ले लो। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। तो तीनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल, मतलब तीनों क्या है? सेम है। तीनों को क्या कर सकता हूँ मैं? कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर जो बचेगा वो क्या आएगा? AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लिया, अंदर जो बचेगा वो क्या होगा? जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो। क्यों? क्योंकि ये 1 1 1 देगा और यहाँ भी 1 1 1 है, तो आइडेंटिकल हो जाने की वजह से क्या आंसर हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? तो जल्दी से लिख लीजिए। समझ में आया तो जल्दी से लिख लीजिए। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने को देता हूँ ना, तो आप सॉल्व करके लाएंगे, वो मजा आएगा। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे सब कल वाले। तो मैं जो क्लास में सॉल्व कराने वाला हूँ मैं आपको घर से दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, जिससे क्या अपने आप खुद से कर सको थोड़ा बहुत।
चलो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से लिखना शुरू करना। इन सबके आपको आंसर्स लाने हैं। ठीक है, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करके लाना है। सिंपल सा फंडा है, ये हम कल सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम सॉल्व नहीं कराने वाले, हम इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। बट मैं आपको पहले से क्यों दे रहा हूँ कि आप घर से कुछ ट्राई कर सको। ठीक है, तो इसी को हम कल देखने वाले हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें कहीं भी आपका आंसर नहीं आता है तो मुझे इस बार डाउट नहीं करना है, ये अगले लेक्चर में आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए कोई डाउट आपको भेजने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा आपको पता चल गया होगा, नए लेक्चर से एक चीज शुरू हुई होगी, लास्ट में आपके पास कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स रहते हैं, होमवर्क रहता है, छोटा सा होमवर्क ही होता है, वो ज्यादा होमवर्क नहीं होगा, वो आप 15-20 मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हो, इतना कम वाला होमवर्क होगा, वो आपको साथों साथ करते जाना है। तो जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा उसमें वो वाला होमवर्क तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा की बात हो गई। ये जो बीच बीच में मैं देता हूँ वो थोड़ा बहुत और हो जाएगा, बट वो तो रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप अलग से नोट बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्लास वर्क की नोट में ही उसको रोज से रोज कर रहे हो, हर लेक्चर के बाद उसको सॉल्व कर ही लेते हो, तो उसको उसके साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, और उसमें कुछ दिक्कत होती है तो आपको नो डाउटली मुझे पूछना है, बट उससे पहले कुछ मतलब नहीं बनता, है ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।